आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है। इसका शीर्षक है rhododendron.pdf। अब रोडोडेंड्रोन तो हम सब जानते हैं, एक खूबसूरत पहाड़ी फूल होता है। लेकिन ये दस्तावेज ये बॉटनी के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये इंसान की कुछ बहुत ही अजीब और कह सकते हैं गहरी स्थितियों के बारे में है। हाँ, ये उन दस्तावेजों में से है जहाँ हर लाइन एक नई पहेली की तरह लगती है। ये रोडोडेंड्रॉन पौधे को एक लेंस की तरह इस्तेमाल करके मानवीय लक्षणों की एक बहुत ही खास तस्वीर दिखाता है। और इसी में एक लाइन है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। इसमें लिखा है कि एक व्यक्ति तब तक सो नहीं सकता जब तक कि वो अपने पैर एक दूसरे पर न रख ले। सोचिए जरा, ये कोई आदत नहीं बल्कि सोने के लिए एक जरूरत बताई गई है। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि सोने की इस अजीब सी आदत का बिजली वाले तूफान के डर और जोड़ों में भटकने वाले दर्द से क्या लेना देना हो सकता है। तो चलिए इस दस्तावेज की परतें खोलते हैं। और ये परतें एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। पहली नज़र में ये चीज़ें बिल्कुल अलग अलग लग सकती हैं, लेकिन जब हम इन्हें एक साथ देखते हैं तो एक बहुत ही साफ पैटर्न उभर कर आता है। तो सबसे पहले उस पैटर्न के दिल में चलते हैं, जो मुझे लगता है कि तूफान से जुड़ा है। दस्तावेज में साफ साफ लिखा है कि यह उन घबराए हुए लोगों से जुड़ा है जो तूफान से, खासकर बिजली की गड़गड़ाहट से डरते हैं। अब तूफान से डरना तो आम बात है, इसमें खास क्या है? खासियत है इसकी टाइमिंग में, इसकी तीव्रता में। ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल डर नहीं है। दस्तावेज कहता है कि लक्षण तूफान आने से ठीक पहले बिगड़ने लगते हैं। तो ये सिर्फ गड़गड़ाहट की आवाज या बिजली की चमक का डर नहीं है, बल्कि हवा में होने वाले बदलावों के प्रति एक शारीरिक प्रतिक्रिया है। एक मिनट, तूफान आने से पहले ये कैसे हो सकता है? क्या ये लोग कोई भविष्य देख सकते हैं या ये कोई छठी इंद्री जैसी चीज है? आप इसे एक तरह की अति संवेदनशील इंद्री कह सकती हैं। भविष्य नहीं, लेकिन शायद वे वायुमंडलीय दबाव या हवा में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज में होने वाले उन बहुत ही सूक्ष्म बदलावों को महसूस कर लेते हैं जिन्हें हम और आप नजरअंदाज कर देते हैं। उनका जो नर्वस सिस्टम है वो एक बेहद संवेदनशील एंटेना की तरह काम करता है, जो आने वाले तूफान के सिग्नल पकड़ लेता है। इसीलिए तो दस्तावेज के एग्रेवेशन यानी लक्षणों का बढ़ना वाले हिस्से में साफ साफ लिखा है, तूफानी हवा वाला मौसम और वातावरण में बिजली के बदलाव ये सब लक्षणों को बढ़ाते हैं। अरे वाह! मतलब ये सिर्फ डर नहीं बल्कि एक तरह का बायोलॉजिकल वेदर फोरकास्ट है जो उनके शरीर में ही चल रहा है। और दस्तावेज में इसकी तुलना के लिए कुछ नाम भी दिए गए हैं, नैटसी, फॉसी, सौर, सिल। ये क्या है? इनका क्या मतलब है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इस तरह के दस्तावेजों में जब दूसरे पदार्थों का जिक्र होता है तो उसका मकसद एक पैटर्न लाइब्रेरी बनाना होता है। ये एक तरह का क्रॉस रेफरेंस है। इसका मतलब है कि तूफान के आने से पहले लक्षणों के बिगड़ने का ये खास पैटर्न सिर्फ रोडोडेंड्रॉन से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि फॉस्फोरस या सोराइनम जैसी चीजों में भी देखा गया है। ये अध्ययन करने वालों को ये समझने में मदद करता है कि ये लक्षण कितना अनूठा है या कितना आम। समझ गया। तो ये तूफान और बिजली के प्रति जो संवेदनशीलता है वो सिर्फ एक दिमागी डर नहीं है, और जैसा कि आपने कहा, ये संवेदनशीलता शरीर में बहुत ही अजीब और ठोस तरीकों से भी दिखती है, जैसे कि दांत दर्द में। बिल्कुल, ये सिर्फ घबराहट तक सीमित नहीं है। दस्तावेज में एक बहुत ही खास तरह के दांत दर्द का जिक्र है, और ये कोई आम दांत दर्द नहीं है जो कभी भी हो जाए। ये हर वसंत और पतझड़ में होता है, और खास तौर पर तब जब तेज पूर्वी हवाएं चलती हैं। सोचिए कितना सटीक विवरण है। ये तो अविश्वसनीय रूप से सटीक है। मतलब आप डॉक्टर से कह रहे हैं कि मेरे दांत में दर्द है, लेकिन सिर्फ तब जब पूरब से हवा चलती है। और इसमें भी वही तूफान वाला पैटर्न दिखता है। लिखा है कि मौसम बदलने, आंधी तूफान या हवा वाले मौसम में ये दर्द और भी बदतर हो जाता है। हाँ, ये उसी ह्यूमन बैरोमीटर वाली बात को और पुख्ता करता है। शरीर का हर संवेदनशील हिस्सा, चाहे वो दिमाग हो या दांतों की नसें, वो मौसम के बदलाव पर प्रतिक्रिया दे रहा है। और यही पैटर्न हमें जोड़ों के दर्द में और भी नाटकीय रूप से देखने को मिलता है। हाँ, जोड़ों वाला हिस्सा तो और भी हैरान करने वाला है। दस्तावेज में लिखा है, जोड़ों की तीव्र सूजन जो एक जोड़ से दूसरे जोड़ में घूमती है। ये घूमने या भटकने वाला दर्द, इसका क्या मतलब है? आज घुटने में दर्द है तो कल कोहनी में होगा। ठीक यही मतलब है। इसे वॉन्डरिंग पेन्स या भटकने वाला दर्द कहते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत है, क्योंकि दर्द एक जगह पर टिका नहीं रहता। ये शरीर में अपनी जगह बदलता रहता है, जिससे व्यक्ति को कभी राहत नहीं मिलती। आज सुबह कंधे में था तो शाम तक कलाई में आ गया। और यहाँ एक बात है जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई।
दस्तावेज कहता है कि ये दर्द रात में और आराम करते समय और भी बढ़ जाता है। ये तो बिल्कुल उल्टा है। आमतौर पे तो डॉक्टर कहते हैं कि आराम करो तो ठीक हो जाओगे। यहाँ आराम ही दुश्मन बना हुआ है। यही इस स्थिति के सबसे खास और आप कह सकती हैं विरोधाभासी पहचान है। आराम यानी जब शरीर स्थिर होता है तब दर्द बढ़ जाता है, जबकि हरकत करने या चलने फिरने से शायद राहत मिलती हो, जिसकी बात हम बाद में करेंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है और यहाँ भी इसकी तुलना कैल्मियम और रूस से की गई है। तो फिर से वही क्रॉस रेफरेंस वाली बात, मतलब आराम करने पर दर्द का बढ़ना। ये पैटर्न रूस टॉक्स जैसे दूसरे स्रोतों में भी एक मुख्य लक्षण है। एकदम सही। इस तरह की तुलनाओं से एक साफ तस्वीर बनती है। अब हमारे पास क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जिसका नर्वस सिस्टम तूफान को पहले ही भांप लेता है, जिसके दांत हवा की दिशा के साथ दुखते हैं और जिसके जोड़ों का दर्द आराम करने पर बढ़ जाता है और शरीर में घूमता रहता है। ये बाहरी दुनिया के प्रति एक असाधारण शारीरिक संवेदनशीलता की तस्वीर है। तो अब तक हमने जो भी देखा है वो सब बाहरी वातावरण, खासकर मौसम से जुड़ा है। चलिए अब कुछ और भीतरी और निजी लक्षणों पर आते हैं। हम उस बात पर वापस आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, सोने की वो अजीब आदत। तब तक नींद नहीं आ सकती या सो नहीं सकते जब तक कि पैर एक दूसरे पर ना रखे हों। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये वाकई बहुत खास है। ये एक सिर्फ व्यवहारिक आदत से कहीं ज्यादा है। दस्तावेज इसे एक जरूरत बताता है। हो सकता है कि ये शरीर का अपनी अति संवेदनशील नसों को शांत करने का एक तरीका हो। पैरों को क्रॉस करने से एक तरह का दबाव और स्थिरता मिलती है, जो शायद उस बेचैन करने वाली ऊर्जा को उसे काबू में करने में मदद करती हो, जो पूरे दिन उन्हें परेशान करती है। ये शरीर का खुद को ग्राउंड करने का एक अनूठा तरीका हो सकता है। मतलब जिस तरह तूफान के दौरान हम खिड़की दरवाजे बंद करके एक स्थिरता चाहते हैं, शायद ये शरीर सोने के लिए वैसी ही एक शारीरिक स्थिरता खोज रहा है। ये दिलचस्प है। आगे गाउट का वर्णन है, जिसमें पैर के अंगूठे के जोड़ में रेशेदार जमा हो जाता है, और दस्तावेज जोर देकर कहता है कि इसे अक्सर गलती से बनियन समझ लिया जाता है। दस्तावेज सिर्फ लक्षणों की एक लिस्ट नहीं दे रहा, बल्कि ये भी बता रहा है कि क्या नहीं है। ये हमें सही निदान की ओर इशारा कर रहा है। और यहाँ भी इसकी तुलना कॉल्चेस और लेड से की गई है, जो गठिया और गाउट जैसी स्थितियों के अध्ययन में काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और अंत में एक बहुत ही तीव्र और शक्तिशाली विवरण है, गोनोरिया या ठंड लगने के बाद अंडकोश का सख्त होना और सूज जाना। लेकिन जो बात ध्यान खींचती है वो है दर्द का एहसास। लिखा है जैसे ग्रंथि को कुचला जा रहा हो। ये भाषा, ये बहुत ही मार्मिक है। हाँ, कुचले जाने का एहसास, जिसे क्रशिंग सेंसेशन कहते हैं, वो दर्द की प्रकृति को बहुत स्पष्ट रूप से बताता है। ये एक धीमा, लगातार और असहनीय दबाव वाला दर्द है, तेज चुभने वाले दर्द से बिल्कुल अलग। इस तरह के सटीक विवरण ही इन दस्तावेजों को इतना मूल्यवान बनाते हैं। ये हमें मरीज के अनुभव के बहुत करीब ले जाता है। और यहाँ इसकी तुलना और चैम से की गई है, जो इस तरह के खास दर्द के लिए जाने जाते हैं। तो अब तक जो तस्वीर बनी है वो काफी निराशाजनक है। एक इंसान जो तूफान से पहले परेशान हो जाता है, जिसे हवा से दांत में दर्द होता है, जिसका दर्द आराम करने से बढ़ जाता है और शरीर में घूमता है, जिसे सोने के लिए भी एक खास पोजीशन चाहिए। ये सब तो वो चीजें हो गई जो हालत को और बिगाड़ती हैं। क्या ये दस्तावेज उम्मीद की कोई किरण दिखाता है? कोई ऐसी भी चीज है जिससे इन लोगों को बेहतर महसूस होता है? हाँ, बिल्कुल। और जवाब वहीं छिपा है जहां समस्या है। दस्तावेज के अंत में एमिलियरेशन यानी लक्षणों में सुधार का एक खंड है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार 3 चीजों से बेहतर महसूस होता है: सिर को गर्म लपेटने से, सूखी गर्मी से, और सबसे जरूरी व्यायाम से। व्यायाम से? ये तो उस बात से सीधे जुड़ता है जो हमने जोड़ों के दर्द के बारे में कही थी, कि वो आराम करने पर बढ़ जाता है। मतलब स्थिरता दुश्मन है और गति दोस्त है। बिल्कुल, ये उस पहेली का दूसरा हिस्सा है। आराम करने पर दर्द का बढ़ना और व्यायाम या हरकत करने से दर्द का कम होना, ये एक क्लासिक पैटर्न है। ये दिखाता है कि शरीर में एक तरह का ठहराव है जिसे तोड़ने की जरूरत है। जैसे ही व्यक्ति चलना फिरना शुरू करता है, सर्कुलेशन बेहतर होता है और दर्द कम होने लगता है।
यह रस के लक्षणों से बहुत मिलता जुलता है, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था। और सूखी गर्मी और सिर को गर्म लपेटने का भी जिक्र है। तो ये ठंड और नमी के प्रति एक गहरी संवेदनशीलता की ओर भी इशारा करता है, जो तूफानी मौसम वाले पैटर्न से पूरी तरह मिल खाता है ना? हाँ, ये उस तस्वीर को पूरा करता है। ठंडे, नम हवा वाले और तूफानी मौसम में लक्षण बढ़ते हैं और सूखी गर्मी और हरकत से उनमें सुधार होता है। एक बहुत ही स्पष्ट और सुसंगत तस्वीर है। अच्छा, दस्तावेज के बिल्कुल अंत में रिलेशंस शीर्षक के तहत कुछ और नाम दिए गए हैं: ब्रूटी, कॉन, कैल, लेड, लाइक, सेप, रूस। मेरे ख्याल से ये भी उसी पैटर्न लाइब्रेरी का हिस्सा है। हाँ, ये एक तरह का आगे पढ़ने वाला सेक्शन है। ये कहता है कि अगर आप रोडोडेंड्रोन को समझ रही हैं तो आपको इन दूसरे पदार्थों को भी देखना चाहिए। कुछ के लक्षण इससे मिलते जुलते होंगे, कुछ इसके ठीक विपरीत हो सकते हैं और कुछ इसके बाद या पहले अच्छा काम कर सकते हैं। ये अध्ययन करने वालों के लिए एक तरह का नक्शा है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? अगर हम इस पूरे दस्तावेज को एक साथ देखें और किसी को एक लाइन में समझाना चाहें तो क्या कहेंगे? अगर इस दस्तावेज को एक शब्द में समेटना हो तो वो होगा बैरोमीटर। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो सिर्फ मौसम का अनुमान नहीं लगाता, बल्कि उसे अपने शरीर के हर हिस्से में जीता है। उसके डर में, उसके दर्द में, यहाँ तक कि उसके सोने के तरीके में भी। ये दस्तावेज एक ऐसी स्थिति की तस्वीर पेश करता है जो बाहरी वातावरण के प्रति अपनी असाधारण प्रतिक्रिया से परिभाषित होती है। हाँ, इस दस्तावेज के अनुसार रोडोडेंड्रोन का संबंध मौसम के प्रति संवेदनशीलता से बहुत गहरा है। यह सिर्फ तूफान का डर नहीं है, ये एक ऐसी स्थिति है जहां इंसान का शरीर और वायुमंडल एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, और ये बातचीत हमेशा सुखद नहीं होती। और इसका संबंध भटकने वाले दर्द, हवा जैसे खास ट्रिगर्स और उन अनूठे लक्षणों से है जिनकी हमने बात की। यह हमें याद दिलाता है कि मानव शरीर कोई बंद डिब्बा नहीं है। ये लगातार अपने भारी वातावरण के साथ एक जटिल नृत्य में है और उस पर प्रतिक्रिया दे रहा है। कुछ लोगों में ये प्रतिक्रिया बहुत तीव्र और नाटकीय हो सकती है, जैसा कि इस दस्तावेज में बताया गया है। ये वाकई आकर्षक है। यह हमें लक्षणों को एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। चलिए यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं। दस्तावेज में एक दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ यह कहता है कि लक्षणों में व्यायाम से राहत मिलती है, जिसका मतलब है कि हरकत और गति फायदेमंद है। लेकिन दूसरी तरफ यह बताता है कि नींद के लिए पैरों को एक दूसरे पर रखकर स्थिर रखना जरूरी है। यह सोचने पर मजबूर करता है कि इस स्रोत के अनुसार आरामदायक स्थिरता और उस तरह के आराम के बीच क्या महीन रेखा है जो दर्द को और बढ़ा देती है। शायद हर तरह की स्थिरता एक जैसी नहीं होती।